तो न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का हमने फर्स्ट पार्ट कवर कर दिया। सेकंड पार्ट कवर मतलब कि फर्स्ट पार्ट करने का मतलब कि ऑलरेडी एक वीडियो इसको अपलोड हो चुका है, और इसको सेकंड पार्ट में जो फर्स्ट पार्ट में क्या क्या पढ़ाया गया था, फर्स्ट पार्ट वाला हमने रिवीजन कर लेता हूँ कि कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हमने बताया था, इसे सारा का सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। ऐसे मैं थोड़ा सा वहाँ तक पहुँचने से पहले जो पिछले पढ़ाया गया उसको रिविज़न कर लेने का प्रयास करता हूँ। कोऑर्डिनेट करने का मतलब कि एक दूसरे से सहयोग लेके, एक दूसरे से साथ लेके काम चलाने के काम कर रहे थे। फिर इसी में हम लोग बांट रहे थे, नर्व्स को बांट रहे थे, नर्व्स को बांट रहे थे, नर्व्स को बांट रहे थे। तो नर्व्स को हम लोग जब बांट रहे थे तो दो भागों में बांट रहे थे, एक सीएनएस को रूप में बांट रहे थे और एक पीएनएस के रूप में बांट रहे थे। पीएनएस क्या होता है सर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और सीएनएस क्या होता है सर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सीएनएस के फिर हम लोग दो भागों में बांट रहे थे। सीएनएस को दो भागों में कौन सा बांट रहे थे हम लोग, एक सीएनएस को दो भागों में बांट रहे थे, एक ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड में बांट रहे थे, स्पाइनल कॉर्ड में बांट रहे थे, ठीक है। और इसी तरीके से पीएनएस को भी हम लोग दो भागों में बांट रहे थे। बताइए क्या बांट रहे थे, एएनएस और एसएनएस बांट रहे थे, ठीक है, एसएनएस बांट रहे थे। और इसी में फिर हम लोग को बताना था कि एफरेंट, तो ये सब पार्ट्स हो गए, ठीक है। फिर एफरेंट के बारे में बताया गया था कि जो मैसेज को कैरी ढो के लाता है, एफरेंट होता है जो कि मैसेज लेके जाता है, एफरेंट होता है जो कि टिश्यू से लेके जाता है, ब्रेन तक के लेके जाते हैं, और इफरेंट होता है जो कि ब्रेन से टिश्यू तक के लाती है, ब्रेन से टिश्यू तक के लाती है। फिर यहाँ पे हम लोग एएनएस को भी दो भागों में बांट दिए थे, पारासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, जो कल उल्टा बता दिया गया था, ठीक है ना, उसको आज हम यहीं पे सुधार लेते हैं। सिंपैथेटिक का मतलब क्या होता है, जो भी जो बताया गया था सिर्फ उल्टा हो चुका, गलत कुछ नहीं है, सिर्फ उल्टा हो गया। सिंपैथेटिक में क्या होता है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, आँख का डायलेशन हो जाता है, जैसे कुत्ता उत्ता रगेद देता था हम लोग तेज़ी से दौड़ने लगते हैं, उसमें हम लोग को ब्लड प्रेशर, ब्लड का मतलब कि तेज़ी से बहने लगता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, डर से हाफने लगते हैं, तेज़ी ब्रीदिंग होने लगती है। वैसा स्थिति में ये सिंपैथेटिक स्थिति में होता है। और ये पारासिम्पैथेटिक होता है, जो अभी हम लोग नॉर्मल फिजियोलॉजी में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, बतिया रहे हैं, तो ये नॉर्मल है, ऐसा स्थिति में है पारासिम्पैथेटिक। फिर दो को बात आ रही थी एफरेंट डिफरेंट एज में, एएनएस का क्या फंक्शन, इसका फंक्शन पता चल गया ना कि एफरेंट डिफरेंट का सीएनएस में हम लोग को फंक्शन पता चल गया, और एफरेंट डिफरेंट में हम लोग अब एएनएस और एसएनएस। तो हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे कि यदि जो वो वॉलेंट्री के पास लेके जा रही थी मैसेज, यदि जो वॉलेंट्री के पास लेके जा, एएनएस का फंक्शन क्या होता है कि ये लेके जाती है किसको पास, इनवॉलेंट्री मसल्स के पास, इनवॉलेंट्री मसल्स के पास ये फ्रेंड के थ्रू मैसेज को, मतलब कि यहाँ से जाना इनवॉलेंट्री के पास, और इधर से मैसेज को फिर से कैरी आउट कर देना ई फ्रेंड के थ्रू, ठीक है। ये होती है एएनएस का काम। और एसएनएस का क्या काम होती है, एसएनएस को काम क्या होती है, ये वॉलेंट्री मसल्स के पास। वॉलेंट्री क्या होता है, इनवॉलेंट्री क्या होता है, जो हमारी इच्छा के अनुसार से काम करे उसको वॉलेंट्री कहते हैं, जो हमारी इच्छा के अनुसार से नहीं काम करता उसको हम लोग इनवॉलेंट्री कहते हैं। जैसे हम लोग का हार्ट का ये होना, सर्कुलेट, ब्लड को सर्कुलेट करना, ये इनवॉलेंट्री एक्शन, हम लोग चाह के भी इसको रोक नहीं सकते हैं, चाह के भी हम लोग इसको सर्कुलेट नहीं कर सकते हैं। तो डैट इज, यहाँ तक हम लोग ने कल पढ़ लिया था। आज हम लोग और भी पढ़े थे, सॉरी, और हम लोग क्या पढ़े थे कि जैसे ये है इस तरीक़ा से, ठीक है। तो ये था, इस तरीक़ा से, ठीक है, ठीक है। अब इसमें डेंट्राइट्स अभी बनाने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब पहले ही वाला में हो चुका है। डेंट्राइट्स है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस से मान लेते हैं, और इसी के अंदर से साइटोन, इसी को साइटोन भी बोला जाता है, सेल बॉडी भी बोला जाता है, सेल बॉडी भी बोला जाता है, साइटोन भी बोला जाता है। इसको अंदर साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट थे, और निसल ग्रेन्यूल्स, निसल ग्रेन्यूल्स। तो ये निसल ग्रेन्यूल्स कहाँ कहाँ था, डेंट्राइट्स में भी प्रेजेंट थे और साइटोन में भी प्रेजेंट थे, ठीक है। तो हम लोग ऐसे करके लिखे थे कि ये क्या था, निसल ग्रेन्यूल्स, ये क्या था, निसल ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स, जो कि हैं क्या, ग्रेन्यूल्स, ये हैं क्या, एक प्रकार का प्रोटीन है, एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। तो प्रोटीन कहाँ कहाँ, नेसल, क्वेश्चन क्या आता है, नेसल ग्रेन्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो डेंट्राइट्स प्लस
साइटोन या सेल बॉडी कह सकते हो, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और क्या बताए थे कि यहाँ पे स्वान सेल प्रेजेंट होते हैं, जो कि किसी का फॉर्म करती है, माइलिन शीथ का फॉर्म करती है। ये माइलिन शीथ का जहाँ पे फॉर्म हो जाती है उसको माइलिनेटेड कहते हैं, और जहाँ पे माइलिन शीथ का नहीं फॉर्म करती है उसको अनमाइलिनेटेड कहते हैं। सी एन एस के पास दोनों होते हैं। सी में दोनों तो माइलिनेटेड शीथ भी होते हैं और अनमाइलिनेटेड भी होते हैं, या नॉन माइलिनेटेड यहाँ पे लिखा हो, अनमाइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड भी कर सकते हो, ठीक है, माइलिनेटेड, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखने का चीज़ है। और पीएनएस के पास सिर्फ नॉन माइलिनेटेड होता है। पीएनएस के पास कैसा होता है सर? नॉन माइलिनेटेड, माइली मीनिंग देख लीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। माइलिनेटेड, कोई दिक्कत है? यहाँ तक हम लोग और भी देखे थे, सॉरी, यूनिपोलर बाइपोलर ये सब देख लिए थे ना। इसको सिनेप्टिक नोब कहा जाता है, इसको में ये सब रहता है, सिनेप्टिक केमिकल्स कुछ कुछ रहते हैं, उससे सब हम लोग को आगे पढ़ना है। इसको सिनेप्टिक नोब कहते हैं, सबका नाम तो बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, ऑलरेडी पहला वीडियो में हम लोग बता चुके हैं, ठीक है। तो आप देख लिए थे क्या, मल्टीपोलर, यूनिपोलर, मल्टीपोलर। मल्टीपोलर में क्या होते हैं? दो या दो से ज़्यादा डेंड्राइट्स होते हैं और एक साइटोन और एक एक्सोन होते हैं, ठीक है। और एक साइटोन और एक एक्सोन होते हैं, ऐसे ही होते हैं ना। देखिए क्या, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 1 एक्सोन और 2 से ज़्यादा डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है। एक एक्सोन होते हैं, 1 एक्सोन होते हैं, और 2 से ज़्यादा, 2 और मोर क्या होते हैं? 2 और मोर क्या होते हैं? डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है, डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है। और यूनिपोलर में क्या होता है? यूनिपोलर होते हैं एक बाइपोलर होते हैं, बाइपोलर होते हैं। तो इसमें क्या होता है? एक तो साइटोन होता ही होता है, एक डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है, और एक ही एक्सोन होते हैं। इसको क्या हम लोग कहते हैं? बाइपोलर। और इसको क्या कहते हैं? यूनिपोलर में क्या होता है? सिर्फ एक्सॉन होता है, साइटोन एक एक्सोन होता है और एक साइटोन, डेंड्राइट्स नहीं होता, ये होता है ऐसे, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल कौन था? इसका एग्जाम्पल कौन था? एम्ब्रोनिक स्टेज, एम्ब्रोनिक स्टेज। और इसको रेटिना ऑफ आई, रेटिना ऑफ आई। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कल फर्स्ट पार्ट में ये कहाँ पर पढ़ाई हो गया था? पार्ट फर्स्ट में, पार्ट 01, ठीक है। किसका पार्ट 01? यहाँ पे चैप्टर भी नहीं दिख रहा था, क्या कौन चैप्टर का है? न्यूरल एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कोई दिक्कत है? अब हम लोग यहाँ से सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या था? जनरेशन एंड कंडक्शन। वो कुछ कारण बस ये बीच से ही रुक गया था, इसलिए रुक गया था क्योंकि कुछ रीजन आ गया था, ठीक है। तो इसको हम लोग अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना था? हम लोग को इम्पल्स को जनरेट करना है। इसमें हम लोग को 3 चीज़ समझना होता है। सेकंड पार्ट में ये हम लोग करने सिखाने जा रहा हूँ अब, ठीक है। इसको हम लोग वन शॉट में भी बहुत अच्छे से चला सकते हैं। क्या कि जनरेशन, हेडिंग ही देता हूँ क्या? अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि एक टॉपिक लेते हैं, जिसका नाम है जेनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ये समझिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत रहता है। नर्व इम्पल्स, ठीक है, नर्व इम्पल्स, इससे बहुत क्वेश्चन रहता है। इसको समझने का प्रयास करिए तो थोड़ा सा अच्छा तरीके से। इसको क्या कहना चाह रहा है भाई, क्या कहना चाह रहा है? वो कहना ये चाह रहा है कि कैसे जनरेट कैसे होती है। जैसे हम लोग यहाँ पे ऐसा किए तो हम लोग को फील हो गया कि यहाँ पे ये है, तो इसको कैसे जनरेट हुआ, ये कैसे हम लोग को फील कैसे हुआ, ये मैसेज कैसे गया, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि कैसे जनरेट हो रही। तो मान लेते हैं कि ये है मेम्ब्रेन टाइप के, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं ये है मेम्ब्रेन। किसका मेम्ब्रेन है? एक्सोन का। किसका मेम्ब्रेन है? ये एक्सोन का ये मेम्ब्रेन है, ठीक है।
किसका मेम्ब्रेन है? एक्सोन का मेम्ब्रेन है, ठीक है, एक्सोन का मेम्ब्रेन है, एक्सोन का मेम्ब्रेन। तो इसको अंदर क्या होगा? एक्सोप्लाज्म होगा, एक्सोप्लाज्म होगा, ठीक है। तो ऐसा स्थिति में ये पोलराइज स्टेट में माना जाता है कब? जब ये मान लेता है कि ऊपर पॉजिटिव है और नीचे निगेटिव है, नीचे निगेटिव है, ठीक है, नीचे निगेटिव है। इसको पास 3 गो रास्ता होता है। कितने रास्ता होते हैं? 3 रास्ता होते हैं। एक रास्ता, 2 रास्ता और ये तीसरा रास्ता। इसमें जो एक रास्ता है वो सोडियम पोटासियम ब्लैक, सोडियम एंड पोटासियम चैनल दोनों का होता है, ठीक है। एक रास्ता होता है जो सोडियम चैनल का होता है, एक रास्ता होता है जो कि पोटासियम चैनल का रास्ता होता है। तो सोडियम पोटासियम वाला ये होता है ना, जो ये ऑलवेज ओपन होते हैं, ये क्या होते हैं? ऑलवेज ओपन होते हैं। ये क्या होते हैं सर? ऑलवेज ओपन होते हैं। इसको चाहें तो हम एनसीईआरटी से रीडिंग करके भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं पल्ले पड़ने वाला जब तक कि इस तरीके से थ्योरेटिकली नहीं समझ। इस तरीके से थ्योरेटिकली समझा देंगे, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़िए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऑलवेज क्या होते हैं ये सर? ओपन होते हैं, ठीक है। तो ये ऑलवेज ओपन होने, अच्छा क्वेश्चन पहले तो यही उठ जाता है कि ये निगेटिव अंदर कैसे हो गया, बाहर पॉजिटिव कैसे हो गया? तो देखिए, ये जब ये सोडियम जनरेटेड चैनल जब खुला हुआ रहता है तो इसको नियम ही कल हम लोग कल वाला में ऐसे दिख गया था कि इसको से बाहर होता है जो कि 3 सोडियम निकलता है। नहीं, कल दिखा था ना, कल दिखा था। और 2 पोटासियम होता है जो कि अंदर हिलता है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि 3 को पॉजिटिव वाला निकलेगा, 2 को पॉजिटिव वाला अंदर जाएगा। तो ऐसा स्थिति में क्या होगा? निश्चित है कि निगेटिव ही क्रिएट होकर रहेगी। ऐसा स्थिति में निगेटिव ही क्रिएट होकर रहेगी, एकदम हर हालत में निगेटिव क्रिएट होकर रहेगी। और आगे बढ़ते हैं। जब अब ये क्या है सर? ऐसा स्थिति में कुछ काम नहीं कर रही है, रेस्ट फेज में है, एकदम रेस्ट फेज में, हाँ रेस्ट फेज में। तो ऐसा स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? पोलराइज्ड। बोलिएगा सर, पोलराइज्ड। अब इसको पास बात करते हैं, अब दूसरा फेज की बात करते हैं। अब ये पोलराइज्ड के पास अब कोई चुट्टी समझ सकते हो ना, कैसे करके पिन कर दिया, ऐसे करके पिन कर दिया। पिन कर देने के बाद पिन कर दिया इस तरीका का, ठीक है, इस तरीका की इसको हो गया पिन। तो इसको अब हो गया स्टिमुलस, इसको मिल गया। किसको मिल गया? मसल्स को स्टिमुलस मिल गया। स्टिमुलस जब मिलती है तो ये दोनों अपना काम के अनुसार से ओपन क्लोज होता है, मतलबी अनुसार से ये ओपन क्लोज होता है। जैसे ये वाला गेट मान लीजिए कि मतलबी अनुसार से खुलता है और बाहर वाला गेट है जो कि ऑलवेज खुला हुआ रहता है। ये तो ये मान लीजिए सोडियम वाला है, ये वाला मान लीजिए पोटासियम वाला, जो ज़्यादा फैन अंदर है वो अंदर जाएंगे। ये सोडियम वाला है, वो पोटासियम वाला, और बाहर वाला सोडियम पोटासियम दोनों वाला है। इस तरीक़ा से मानने का प्रयास करिए। तो ये क्या है कि स्टिमुलस मिल गया। जब ये स्टिमुलस मिलता है तो ये सोडियम जनरेटेड चैनल ओपन हो जाती है। सोडियम जनरेटेड चैनल क्या हो जाती है? ओपन हो जाती है। तो ऐसा स्थिति में क्या होती है कि सोडियम इनसाइड आने लग गया, सोडियम इनसाइड आने लग जाता है, सोडियम इनसाइड आने लग गया, सोडियम इनसाइड आने लग गया। तो ऐसा स्थिति में जो ये निगेटिव था वो अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताइएगा? पॉजिटिव कन्वर्ट होगा। देखिए, निगेटिव ही पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसा स्थिति में क्या हो रहा है कि अब अंदर वाला है जो कि पॉजिटिव हो जाएगी और बाहर वाला क्या हो जाएगा सर? निगेटिव हो जाएगा। बोलिएगा अच्छे तरीके से। तो इसको क्या कहते हैं? डिपोलराइज्ड फेज। इसको क्या कहते हैं सर? डिपोलराइज्ड, डिपोलराइज्ड। और इसी तरीका से मान लीजिए मसल्स तो जान रहे हैं, एक मसल से जाए तो एक मसल से जाए, एक मसल से जाए, एकदम सटे सटे मसल्स हैं। तो अब मान लेते हैं कि ये मसल्स पहला मसल्स था, ठीक है, दूसरा मसल्स ये कंटिन्यूअसली ऐसे ही होगा, मसल्स सटा सटा। तो ये मान लेते हैं कि ये जो फर्स्ट मसल्स था वो पूरे तरीके से क्या हो गया सर? पॉजिटिव अंदर हो गए हैं और बाहर क्या हो गए? निगेटिव हो गए। अब इसी तरीका से अब ये यहाँ पे क्या होगा? पहले से यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, अंदर से निगेटिव होगा। यहाँ पे ये मसल्स में कट, ये वाला मसल्स में कट किया तो यहाँ ना सोडियम अंदर जाने लग गया, लेकिन बाहर जो नेक्स्ट वाला मसल होगा तो पहले से पोलराइज्ड फेज में होगा, पोलराइज्ड फेज में होगा। तो ये वाला फिर क्या करता है कि जब ये बाहर निगेटिव हो जाती है ज़्यादा, तो अब ये वाली से अब चलिए ये डिपोलराइज मैंने यहाँ पे ही समझा दिया। अब इसी को रिपोलराइज समझाना चाह रहा हूँ। रिपोलराइज कहने का मतलब क्या है सर? कि अंदर को फिर से इसको बाहर क्या कर देना है? निगेटिव बाहर क्या कर देना है? पॉजिटिव को इंक्रीज कर देना है और अंदर निगेटिव को, इस तरीक़ा से। तो रिपोलराइज वाला हम लोग ऐसे समझ सकते हैं।
तो देखिए अब ये क्या होगा, ये अब नेक्स्ट वाला के पास करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। उसी प्रकार से सोडियम जनरेटेड चैनल वाला से ही बात कर रहा हूँ, तो ऊपर क्या हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव निगेटिव। तो इधर वाला जो पूरा पॉजिटिव था इधर वाला चला गया, तो ये फिर से कैसा फेज में आ गया सर, ये रिपोलराइज्ड फेज में आ गया। फिर से ये बाहर हो गया अंदर, ये अपना पॉजिटिव तो इधर भेज दिया, तो ये हो गया निगेटिव निगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव पॉजिटिव। तो फिर से ये क्या हो गया, रिपोलराइज्ड हो गया। क्या हो गया, रिपोलराइज्ड हो गया। ठीक है, इसी तरीके से एक ही डायग्राम में समझाने का प्रयास किया। अब यहाँ से मत समझिए कि जा रहा होगा, ये पोटासियम ऐसे करके ओपन हो रहा होगा, जैसे अब देखा था अच्छा तरीके से आप समझाता हूँ। रिपोराइज कैसे होगा, एजा से थोड़ी जाता होगा, यहाँ से नहीं जाता। फिर यहाँ से क्या होगा, पोटेशियम जनरेटर चैनल ओपन हुआ होगा। पोटासियम जनरेटर चैनल ओपन हुआ होगा तो बाहर क्या आने लगा होगा, पोटासियम बाहर आने लगा होगा। अब पोटासियम इतना बाहर आने लग गया कि वो ऊपर वाला क्या हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर वाला पॉजिटिव हो जाएगा। जब ऊपर वाला ज़्यादा पॉजिटिव होगा तो नीचे तक नीचे वाला क्या हो गया, निगेटिव होगा। अंदर बाहर वाला ज़्यादा पॉजिटिव, बाहर वाला सरफेस ज़्यादा पॉजिटिव, तो अंदर वाला सरफेस ज़्यादा निगेटिव, ज़्यादा निगेटिव। तो ऐसा स्थिति तो था पोलराइज्ड में, बाहर पॉजिटिव अंदर निगेटिव। तो इसी वाला फेज को हम लोग क्या कहते हैं, रिपोलराइज। इसको हम लोग, ये क्यों हुआ, ये पोटासियम जनरेटेड चैनल से बाहर निकल के किया। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, रिपोलराइज्ड, रिपोलराइज्ड। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, रिपोलराइज। तो हमने तीनों चीज़ को समझ, यहाँ पे तीन ही चीज़ समझना रहता है। पहला पोलराइज्ड, पोलराइज्ड, फिर डिपोलराइज्ड, डिपोलराइज्ड, रिपोलराइज्ड, रिपोलराइज्ड, और फिर से क्या हो गया सर, ये रिपोलराइज हो गया। अब फिर से रिपोलराइज करने का मतलब सोडियम पोटासियम जनरेटर चैनल से बाहर निकला पोटासियम, अंदर ये हो गया, फिर जैसे था फिर से वो अपने स्थिति अपने पोजीशन पे चले आते हैं, उसको क्या कहते हैं, पोलराइज्ड। ठीक है, तो यही चार चीज़ हम लोग को सीखना रहता है। कोई दिक्कत है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसी को अब रीडिंग देख के देखते हैं कहाँ तक क्या है क्या नहीं है। ठीक है, पेंसिल। न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल, न्यूरॉन्स हो गए हैं एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज दे आर द मेम्ब्रेन्स आर इन द पोलराइज स्टेट। वो कैसा स्टेट में, पोलराइज स्टेट। डू यू नो व्हाई द मेम्ब्रेन्स ऑफ द न्यूरॉन्स आर इज पोलराइज, वो क्यों पोलराइज में होती है, जो अभी पूरा बता देंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स के कारण, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स आर प्रेजेंट, ठीक है ना, ऑन द न्यूरॉन्स न्यूरल मेम्ब्रेन्स। दीज आयंस चैनल्स आर सिलेक्टिवली परमिएबल्स, ये इस तरीका के आयंस हैं जो कि सिलेक्टिवली परमिएबल है, सिलेक्टिवली परमिएबल्स होते हैं डिफरेंट आयंस के लिए, जैसे सोडियम आयंस के लिए और पोटासियम आयंस के लिए। ठीक है, व्हेन एंड न्यूरॉन्स इज नॉट, व्हेन जब न्यूरॉन्स नहीं कंडक्ट करेगी इम्पल्स को, तो वो उसका क्या हम लोग कहते हैं, रेस्टिंग फेज कहते हैं। जब पोलराइज, इसी को हम लोग पोलराइज भी कह रहे हैं। ठीक है, उस समय क्या होगा कि एक्सो मेम्ब्रेन होते हैं जो कि कंपैरेटिवली मोर पोटासियम होती है एंड नियरली इम्पेरिएबल टू सोडियम आयंस। और जब पोलराइज स्टेट में होती है तो बता रही क्या कि ये परमिएबल नहीं होते, कुछ के लिए नहीं होते, लेकिन सिर्फ क्या कह रही है कि वो रेस्टिंग फेज है, यही इसी को हम लोग रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये काम नहीं कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, रेस्टिंग फेज भी इसी को कह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा स्थिति में कह रहा है कि एक्सोन का जो मेम्ब्रेन है, एक्सोन का जो मेम्ब्रेन है वो कैसा है सर, एक्सोन का जो मेम्ब्रेन है बताइए, सिलेक्टिवली परमिएबल डिफरेंट आयंस के लिए होते हैं। व्हेन एक्सोन मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली मोर परमिएबल ऑफ द सोडियम आयंस, ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहते हैं, सोडियम आयंस रहते हैं। सोडियम आयंस ऊपर है तभी तो कम है, और नीचे क्या है, पोटासियम आयन ज़्यादा है। नहीं, ये सॉरी उल्टा है, उल्टा मोर पे उल्टा, ऊपर क्या है, सोडियम आयंस ज़्यादा है और नीचे पोटासियम आयंस है। देखिए, तो ये मैं पहले ही तो बता देता कि पोटासियम आयन है, ये सोडियम आयंस है। ठीक है, प्लस वाला सोडियम आयंस को रिप्रेजेंट करती है, 3 को बाहर जा रही होती है सोडियम, 2 अंदर आ रही होती है पोटासियम। ठीक है, देखिए डायरेक्शन से मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, और कम्प्लीटली नियरली इम्परमिएबल टू निगेटिवली चार्ज और प्रोटीन्स इन द एक्सोप्लाज्मा, और निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं कहाँ पे, निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं प्लाज्मा में, एक्सोप्लाज्मा में। इसी को हम लोग एक्सोप्लाज्मा भी कहते हैं, पहले ही बता दिए थे एक्सोप्लाज्मा। ठीक है, तो
चलिए एक्सोप्लाज्मा, consequently the exoplasma inside axons contain the high concentration of the potassiums। इसको अंदर होता है जो कि बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन होता है किसको, पोटासियम को अंदर एक्सोप्लाज्मा में, जिसको निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स करती है। और लो कंसंट्रेशन ऑफ द सोडियम आयंस, और यहाँ पे सोडियम आयंस का क्या होता है कंसंट्रेशन, कम होती है। लो कंसंट्रेशन ऑफ द सोडियम आयन का कम होती है और पोटासियम आयन का ज़्यादा होती है। कब, पोलराइज्ड फेज में। कब, पोलराइज्ड फेज में। Contrast, the fluid outside of the axons contains the low concentration of the potassium ions, ये तो हो ही गया। A high concentration of the sodium ions, thus the form the concentration of the gradient, और हाई होते बाहर वाला। These ionic gradients across the resting membranes, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, membrane maintained by the active ट्रांसपोर्ट ऑफ द आयंस ऑफ द सोडियम पोटासियम पंप से, जो कि बीच ट्रांसपोर्ट द तीन सोडियम को अंदर करती है और दो को आउटवर्ड करती है इनटू द सेल्स। यहाँ तक के सारा चीज़ खाली रेस्टिंग वाला को ही बताने का प्रयास कर रहा है। यहाँ तक हमने रीडिंग दिया, उसको साफ तौर पर यही कहना चाह रहा है कि ये मेम्ब्रेन है, ये एक्सोप्लाज्मा होती है। बाहर सोडियम ज़्यादा होता है, अंदर पोटासियम ज़्यादा होता है, जिसके कारण अंदर वाला निगेटिवली चार्ज होती है और बाहर वाला पॉजिटिवली चार्ज होती है। ये होती है कि उससे, क्योंकि सोडियम पोटासियम जनरेटर चैनल ऑलवेज ओपन होते हैं, जिसके कारण वो हमेशा 3 को सोडियम बाहर जाते रहते हैं और 2 को पोटासियम। ऐसे भी सोचिए ना, 3 आदमी अंदर आएगा, 2 आदमी बाहर जाएगा, निश्चित है कि आदमी की संख्या बाहर बढ़ेगी, तब है पॉजिटिवली बढ़े वाला, तो अंदर बाहर पॉजिटिव ज़्यादा, तो उसको रिलेटेड में अंदर क्या हो जाएगा, निगेटिव ज़्यादा हो जाएगा। यही अभी तक बोलने का प्रयास किया है। As a result, the outer surface of the exomembranes, outer surface जो exomembrane का देख ही रहे होंगे, exomembranes इसको कहा रहा है एक्जोनेबल मेम्ब्रेन्स, पोसेस द पॉजिटिवली चार्ज, ये क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होती है। व्हील द इनर सरफेस बिकम्स निगेटिवली चार्ज। इनर कैसा होता है सर, निगेटिवली चार्ज होती है, देख रहे हो ना, कोई दिक्कत है, अंदर निगेटिवली चार्ज होती है, ठीक है। एंड देयर फॉर द पोलराइज, इसी को हम लोग पोलराइज करते हैं। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द रेस्टिंग पोटेंशियल, इसी को हम लोग रेस्टिंग पोटेंशियल भी कहते हैं, पोलराइज भी कहते हैं और रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, ठीक है। यू माइट बी क्यूरियस टू बी नो अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द जनरेशन, लेकिन हम लोग बहुत उत्सुक से जानने के लिए तैयारी हैं, जानने चाह रहे हैं कि कैसे वो इम्पल्स कैसे जनरेट होती है, इस चीज़ को हम लोग जानने के लिए बहुत उत्सुक है। जनरेशन योर नर्व्स इम्पल्स एंड इट्स कंडक्शन अलोंग द एक्सोन्स, और वो कैसे कंडक्शन किधर की ओर करती है, अलोंग एक्सोन की तरफ करता है। व्हेन ए स्टिमुलस इज अप्लाइड, जब स्टिमुलस क्या होती है, अप्लाइड होती है एट द साइड। वेन स्टिमुलस जो हम लोग कट कर रहे थे, जैसे यहाँ पे कट किए तो स्टिमुलस जनरेट हुआ। अब डिपोलराइज वाला बताएगा, अभी पोलराइज वाला बताया, अब डिपोलराइज वाला बताने का प्रयास करेगा वो। वेन स्टिमुलस इज अप्लाइड एट ए साइट, जिस साइड पे स्टिमुलस जनरेट हुआ, और द पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, वहाँ पे भी पोलराइज्ड मेम्ब्रेन ही था, ठीक है, एट द साइट ए। अब यहाँ पे लेके चल रहा है कि इस तरीक़ा से पहले था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग अथी किए, इम्पल्स को जनरेट किए, ठीक है ना, इम्पल्स करने वाले कट किया यहाँ पे, स्टैटिक डायग्राम से बताने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, ये पॉइंट लेकर रखे, ठीक है, इसलिए हम बता रहे हैं कि ये कैसे आया। तो यहाँ पे वो क्या किया है, कट किया, ठीक है। पोलराइज्ड स्टेट मेम्ब्रेन्स एट द साइट ऑफ ए, देखिए एट द साइट ऑफ ए बिकम्स फ्रीली परमिएबल सोडियम आयंस, जैसे यहाँ पे कट हुआ वैसे वो फ्रीली सोडियम आयंस के लिए जाने के लिए रेडी हो गया, रेडी कर दिया। दिस लीड्स इन द रैपिड इन्फ्लक्सेस उसको कहा जाता है, जो कि सोडियम आयंस जब इनसाइड जाती है ना, उसको इन्फ्लक्सेस कहा जाता है, और बाहर जाता है तो एक्सफ्लक्सेस कहा जाता है, ठीक है। तो इन्फ्लक्सेस रैपिडली सोडियम आयंस फॉलोड बाय द रिवर्स पोलरिटी इट द साइड, और जैसे वहाँ पे एक्शन मिला तो रिवर्स होने के लिए सोडियम आयंस अंदर जाने लगा। निगेटिव बाहर था ज़्यादा, सॉरी अंदर था ज़्यादा, निगेटिव अंदर था ज़्यादा, देखिए अंदर था ज़्यादा, बाहर पॉजिटिव था ज़्यादा, बस रिवर्स करने के लिए वो जैसे ही उसको इम्पल्स मिला, जैसे जनरेट हुआ वैसे ही वो सोडियम अंदर भेजने लगा। जैसे ही इम्पल्स मिला था, देखिए सोडियम अंदर आने लग गया था, सोडियम अंदर आने लग गया था कि नहीं लग गया था, जैसे इम्पल्स मिला था जैसे सोडियम अंदर आने लग गया था ना। चलिए दीज कहाँ पे, यहाँ पे फॉलोड द साइड्स रैपिड, द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन बिकम्स निगेटिवली,
आउटर सरफेस अब क्या हो जाती है, निगेटिवली हो जाती है। आउटर सरफेस क्या हो जाती है, निगेटिवली हो जाती है। आउटर सरफेस क्या हो जाती है, निगेटिवली चार्ज हो जाती है। देखिए आउटर सरफेस क्या हो रही है, निगेटिवली चार्ज हो रही है, और अंदर क्या हो जा रही है, पॉजिटिवली चार्ज हो रही है। ठीक है, negatively charged, inner surface become the positively charged. The polarity of the membrane of the site A thus reversed, hence the depolarized. और इसी को हम लोग क्या कहते थे, इसी को हम लोग क्या कहते थे, डिपोलराइज। इसी को हम लोग क्या कहते थे, डिपोलराइज। देखिए अंदर आने लग गया था सोडियम, ये सोडियम अंदर पॉजिटिव बढ़ गया था, बाहर निगेटिव हो गया था, उसी को हम लोग क्या कह रहे थे, डिपोलराइज्ड कह रहे थे। The electrical potential difference across the plasma membrane at the site A is called action potential। और जहाँ पे कट लगता है उसी को हम लोग एक्शन पोटेंशियल साइट भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, एक्शन पोटेंशियल साइट भी कह सकते हो। विच इज़ द फैक्ट टू नर्व इम्पल्स, वो फैक्ट है, वो नर्व इम्पल्स को कंटेक्ट करता है। उसी नर्व इम्पल्स जो मैसेज को कैरी करें एफरेंट डिफरेंट के थ्रू, वो बताने का प्रयास कर रहा है। एट द साइट इमीडिएटली आई हेड द एक्सोन्स बी। अब बी के पास चलते हैं। अब वो मैसेज जो है वो देखिए, बाहर क्या था, निगेटिवली चार्ज ज़्यादा था, फिर अंदर पॉजिटिवली चार्ज ज़्यादा था। निगेटिवली चार्ज ज़्यादा था, पॉजिटिवली जैसे हुआ तो अंदर पॉजिटिव बढ़ेगा, अंदर पॉजिटिव बढ़ेगा, बाहर निगेटिव ज़्यादा होगा, बाहर निगेटिव ज़्यादा होगा। इस तरीक़ा से मैसेज आएगा। फिर ये आगे की ओर मूव ऑन कर गया तो वो मैसेज को कैरी कर गया, लेकिन इस तरीक़ा से रिवर्स करके वो रिपोलराइज दिखाने का प्रयास कर रहा है। ये डायग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स है, जो मैं बताया हूँ वही अच्छे तरीके से याद रखने का प्रयास करिए। एक ही को मैं ये पूरे को बताने का प्रयास किया, ठीक है। मेम्ब्रेन इज द पॉजिटिवली चार्ज आउटर। अब क्या कह रहा है कि बाहर पॉजिटिवली चार्ज होगी, कुछ कह रहा है फिर से, एट द साइट बी मेम्ब्रेन्स 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 positively charged on the outer surface and negatively charged on the inner surface. As the result, the current or the flow inner side to A to B, और ये इम्पल्स A to B कर रहा है, A से A है यानी A से B, ऐसे मैसेज कैरी कर रहा है, फिर B से C जाएगा, C से D जाएगा, लेकिन ये A से B फिर B से C कर रहा है, रिपोलराइज बताने के लिए, ठीक है। ऑन द आउटर सरफेस करंट फ्लो थ्रू द साइड B to A to complete the circuit flow, that is called polarity sides रिवर्स्ड। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, रिवर्स्ड भी कहते हैं, ठीक है। दी एंड एक्शन पोटेंशियल टू जनरेटेड द साइड बी, और वो एक्शन पोटेंशियल ए में जनरेट हुआ है, अपने से वो पोटेंशियल वोल्टेज जनरेटेड चैनल के कारण वो बी के पास इम्पल्स कर दिया है, और बी से फिर वो सी के पास, सी से डी के, उसी तरीके से एफरेंट के थ्रू वो मैसेज को कैरी करती है। impulse actions potential generated at the site A to arrive the B. The sequence is repeated along the length of the axons। एक्जोन का लेंथ, एक्जोन का जो लेंथ है, ये पूरा एक तरीका से एक्जोन ही है, एक्जोन का लेंथ पर वो पूरी तरीका से उसी तरीका का है कि ये है क्या, एक्जोन है। एक्जोन है किसका, न्यूरॉन्स का पार्ट है। और न्यूरॉन्स कनेक्ट किससे होते हैं, स्पाइनल कोड से। स्पाइनल कोड किससे कनेक्ट होते हैं, ब्रेन से। समझ रहे हो कैसे कैसे मैसेज कैरी हो रही है, इस तरीके से डीपली। तो कॉन्सिक्वेंटली एंड द इम्पल्स को कंडक्ट करती है। द राइज ऑफ द स्टिमुलस इंड्यूस्ड द परमेबिलिटी ऑफ द सोडियम एक्सट्रीमली शॉर्ट लाइव्ड, और ये बहुत कम समय के लिए, जैसे पोटेशियम जैसे ही वहाँ पे एक्शन पोटेशियम जनरेट हुआ तो सोडियम इंटर लेने लगता है, वो खाली डिफरेंट करके छोड़ देती है, ये ना कि बहुत ज़्यादा देर तक सोडियम रह रहा है, नहीं, जैसे ही रहा फिर वो नेक्स्ट के पास कर दिया, फिर वो नेक्स्ट के पास करता है। यहाँ पे जनरेट हुआ, फिर इसको पास करके, फिर इसको पास, फिर इसको पास, वो काफ़ी शॉर्ट लिव्ड के लिए रहता है। कितना कैसा के लिए रहता है, शॉर्ट लिव्ड। इट इज़ क्विकली फॉलोड बाय द राइज ऑफ द परमेबिलिटी, एक क्विकली फॉलोड राइज ऑफ परमेबिलिटी विद द फ्रैक्शंस ऑफ द सेकंड, बहुत कम सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड, बहुत फ्यू सेकंड के लिए रहता है। तभी तो ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे कटता है तो 4 दिन के बाद मैसेज आता है कि यहाँ पे मलहम लगाओ, या बेटाडीन जो हम लोग लगाते हैं, बेटाडीन लगाओ, तुरंत होता है। तो ये मैसेज फ्यू सेकंड में होता होगा, तभी तो ऐसे भी माइंड में लगाइए कि ज़्यादा देरी रहेगा तो आज कटा, 10 दिन के बाद वहाँ पे एक्शन लिया जा रहा है, ऐसा भी होता था। तो with the fraction of the diffuse to the membrane of the restore the resting potentials membranes at the site of the excitations of the fiber becomes the once responsive to the further stimulation। इसी प्रकार से फर्दर टू फर्दर इंक्रीज होते चली जाती है स्टिमुलस। अब बात करते हैं कैसे सिनेप्टिक नोब। एक हम लोग बार बार बोल रहे थे कि एक न्यूरॉन्स होते हैं फ्री, जैसे इस तरीक़ा से मान लो कि एक न्यूरॉन्स आए हैं तो ये सिनेप्टिक नोब्स हैं। सिनेप्टिक नोब्स इस तरीक़ा से था, तो फिर दूसरा का डेंड्राइट्स ऐसा ऐसे रहते होंगे, ठीक है ना, रहते थे कि नहीं,
इस तरीक़ा से डेंड्राइट्स मान लेते हैं। इसको क्या मानते हैं, सिनेप्टिक नोब मानते हैं। थोड़ा सा डायग्राम सही से नहीं बन पाया। सिनेप्टिक नोब, सिनेप्टिक नोब, ठीक है। ये क्या है, डेंड्राइट्स, ठीक है, डेंड्राइट्स, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि प्री न्यूरॉन्स हैं, प्री न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स। और ये क्या है, पोस्ट वाला, बाद वाला है, पोस्ट न्यूरॉन्स, ठीक है। इसी न्यूरॉन्स, अभी इसी को यहाँ पे आप समझाने का प्रयास किया डायग्राम के थ्रू कि ये देखिए, ये पहला वाला है, ये बाद वाला है, ठीक है। ये येलो वाला, ये येलो वाला, बीच में ब्लू वाला है जो कि केमिकल मैसेंजर का काम करने का काम करेगी। देखिए एक जोन है सर, ये एक जोन टर्मिनल है जो कि सिनेप्टिक नोब कहते थे हम लोग। इसी ये क्या है, पूरा एक प्रकार का सिनेप्टिक नोब है, ठीक है। और ये सब जो आए हैं, ये वाला है जो कि पूरे के पूरे क्या है, रिसेप्टर है। रिसेप्टर कौन करते हैं, डेंड्राइट्स करते हैं मैसेज को रिसेप्टर कौन करते हैं, डेंड्राइट्स करते हैं। उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। ऐसे मोटा मोटी पहले ही बता दूं क्या, मैसेज यहाँ से आएगी और वो यहाँ पे केमिकल मैसेंजर, केमिकल का थ्रू एक्सचेंज होगी, आदान प्रदान होगी, और वो डेंड्राइट्स के थ्रू वो रिसीव करके फिर से वो साइटोन की तरफ लेके जाएगी, साइटोन से फिर एक्सोन की तरफ जाएगी, एक्सोन से फिर सिनेप्टिक नोब के थ्रू जाएगी, और वो सिनेप्टिक नोब से फिर से बाहर की ओर नेक्स्ट डेंड्राइट्स के पास पासेस कर देगी। इसी प्रकार से मैसेज को हम लोग कैरियर होती है। हम लोग देख ही रहे थे कि अभी कि एक न्यूरॉन्स में कैसे जनरेट हो रही थी और वो कैसे दूसरे के पास पास आउट कर रही थी। अब पास आउट कर रही थी तब फिर हम लोग ये भी जानते हैं कि यदि साइटोन से मैसेज जाना है तो साइटोन से मैसेज जाना है तो किधर की ओर जाएगी, सिनेप्टिक नोब के थ्रू जाएगी, और यदि साइटोन के पास आना है तो वो डेंड्राइट्स जाएगी। ये सब पहले ही हम लोग ने जान लिया। अब ये काफ़ी, चलिए, ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स, ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स, transmission of the impulse. A nerve impulse is transmitted from one neurons to another through the junctions called the synapse. नर्व इम्पल्स है जो कि ट्रांसमिट होती है, नर्व इम्पल्स है जो कि ट्रांसमिट करती है वन न्यूरॉन्स टू अनदर जंक्शन ऑफ द सिनेप्स। कह रहा है क्या कि न्यूरॉन्स होती है, न्यूरॉन्स जो होती है, न्यूरॉन्स बोले तो एक कम्प्लीटली न्यूरॉन्स, हम लोग इस तरीका की बात कर रही है। ये ठीक है, ये क्या कह रहा है कि एक न्यूरॉन्स होती है वो ट्रांसमिट करती है दूसरे के पास, तो ये केमिकली मैसेंजर के थ्रू, ये सिनेप्स, इसी को सिनेप्स कहते हैं। ये जो गैप है ना उसी को सिनेप्स कहते हैं। देखिए सिनेप्टिक विसल्स ये हो गया, सिनेप क्लैप्ट ये हो गया। ये जो बीच में जो गैप आ जा रही है ना, इसको क्या कह रहे हैं हम लोग, सिनेप्टिक, सिनेप्टिक क्लैप्ट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, क्लैप्ट, CLAFT, ठीक है। और इसको सिनेप्टिक विजल्स कह रहे हैं। ये सिनेप्टिक नोब को अंदर जो है उसको हम लोग सिनेप्टिक विजल्स कह रहे हैं। ये पूरा तरीका से सिनेप्टिक विजल्स देख लीजिए, सिनेप्टिक विजल्स इसको कह रहे हैं। ये पूरा बल्ब लगा कर उसको सिनेप्टिक नोब कहते हैं, सिनेप्टिक नोब कहते हैं। और ये एक्सोन टर्मिनल है। एक्सोन टर्मिनल मैंने कि ये शुरुआती वाला जो देख रहे हो ये एक्सोन है, तो ये एक्सोन का टर्मिनल हो गया। ये पूरा देख लिया तो सिनेप्टिक नोब हो गया जो कि बल्ब का स्ट्रक्चर है। इसको में बंडल बंडल का स्ट्रक्चर है, सिनेप्टिक नोब में बंडल बंडल का स्ट्रक्चर है, उसको सिनेप्टिक विजल्स कह रहे हैं। और ये प्री सिनेप्टिक है यानी कि पहले वाला है, और ये इसको बाद लाएगा वो पोस्ट सिनेप्टिक होगा। ये सिनेप्टिक क्लैप्ट है जो दोनों का गैप का बीच का है वो सिनेप्टिक क्लैप्ट कहला जाएगी। और ये पोस्ट मेम्ब्रेन या जो कि डेंड्राइट्स वाला होगा ये वाला है, और रिसेप्टर इसी का, ठीक है। बाद वाला ही पोस्ट वाला ही रिसेप्टर करेगा, बाद में पोस्टमैन ही रिसेप्ट करता है। कोई भी लेटर को लेके जाइएगा तो synapse is formed by the membrane of the presynaptic neurons. सिनेप्स जो पहलका वाला है, सिनेप्स इज फॉर्म करती है मेम्ब्रेन्स को ऑफ द, ये सब कोई मीनिंग नहीं है, बस यही समझना था। चलिए, ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द प्रीसिनेप्टिक एंड पोस्टसिनेप्टिक विच मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय द गैप दैट इज कॉल्ड सिनेप्टिक। जो पहला न्यूरॉन्स है दूसरा न्यूरॉन्स है, ये दोनों का बीच में जो गैप बन रहा है ना, ये जो दोनों का बीच में जो पेंसिलर एरिया है इसी को हम लोग सिनेप्टिक क्लैप्ट कहते हैं। इसको प्री मान लीजिए, इसको पोस्ट मान लीजिए। क्या न्यूरॉन्स, प्री न्यूरॉन्स पोस्ट न्यूरॉन्स, ये दोनों का बीच में जो वाइट वाला एरिया है इसको सिनेप्टिक क्लैप्ट कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, सिनेप्टिक नोब होगा, सिनेप्टिक नोब होगा। ये क्या होगा, डेंड्राइट्स होगा। ये देखिए फिंगर लगा स्ट्रक्चर डेंड्राइट्स होगा। ये बल्ब लगा स्ट्रक्चर देखिए गोल टाइप का दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो ये सिनेप्टिक नोब होगा। और ये दोनों का बीच का जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिनेप्टिक क्लैप्ट हो जाएगा। These are the two types of the synapse, namely इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भी करती है, एक केमिकल इम्पल्स भी, दोनों प्रकार का। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भी होती है जनरेट और केमिकल इम्पल्स भी जनरेट होती है। केमिकल इम्पल्स फास्ट कौन करेगी, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वाला फास्ट करेगी, केमिकल इम्पल्स वाला स्लो करेगी।
एट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स द मेम्ब्रेन्स ऑफ द पीरी, जो पहला वाला इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बताने का प्रयास कर रहा है, जो कि पहला वाला है और पोस्ट वाला है, इज वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी, वो बहुत नज़दीक होते हैं, तभी एक दूसरे को ये करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन्स इनटू अदर अक्रॉस द सिनेप्स। इलेक्ट्रिकल जो फ्लो करती है, इलेक्ट्रिकल वाला जो इम्पल्स को फ्लो करती है, वो एक सिनेप्स से डायरेक्ट दूसरे सिनेप्स के पास वो भेजती है। देखिए कन्फर्म डायरेक्टली वन न्यूरॉन्स टू अक्रॉस द सिनेप्स, अगले वाला के पास। ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज वेरी सिमिलर। Transmission of impulse across the electrical synapse is very similar to impulse the conduction along the single axons। वो सिंगल एक्सॉन के थ्रू ही वो कंडक्ट कर देती है मैसेज को। इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज ऑलवेज फास्टर। देखिए कारण हमेशा तेज होता है, किससे? केमिकल सिनेप्स से। केमिकल वाला क्या है सर, यहाँ पे देखिए आसानी से वो एकदम केमिकल को एक्सचेंज करते हैं, उसके बाद वो नेक्स्ट वाला को देगी। एक है कि इलेक्ट्रिकल एकदम तुरंत तेजी से एक सिनेप्स से दूसरे सिनेप्स से तीसरे सिनेप्स, तो वो फास्ट हो जाती है, और एक केमिकल एक्सचेंज करने के कारण इसको ये स्लो हो जाती है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स आर रेयर इन आवर सिस्टम, हमारे सिस्टम में रेयरली ही इलेक्ट्रिकल होती है, ज़्यादातर हम लोग का केमिकल ही होता है। जैसे कोई भी चीज़ को हम लोग सोचिए ना, कोई भी चीज़ सोच लेते हैं हम लोग सोचते हैं कि उसके ऊपर क्या बोलें नहीं बोलें, तो ये केमिकली डोपामाइन निकल रहा होगा, कुछ इमोशनली हो गया, कुछ भी थिंकिंग कर रहे हैं, तो उस सब का सब क्या है सर, केमिकली है, इसी कारण हम लोग का स्लो हो जाती है। ठीक है। at a chemical synapse in the membranes of the pre पहिलका वाला और पोस्ट वाला न्यूरॉन्स आर द सेपरेटेड बाय द फ्लूइड फील्ड दैट इज कॉल्ड सिनेप्टिक। और ये केमिकल सिनेप्टिक वाला कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये जो सिनेप्टिक कलर चखने वाला जो ये दोनों एरिया है, वाइड वाला एरिया है, उसमें केमिकल फील्ड होती है, वो सिनेप्टिक वो कैसा फ्लूइड प्रेजेंट होती है। डू यू नो हाउ द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स ट्रांसमिट इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल अक्रॉस द सिनेप्टिक क्लेफ्ट एंड पोस्ट न्यूरॉन्स। क्या आप जानते हो कि पीरी जो पहल का जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है और दूसरा सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, जो कि कैसे एक दूसरे से मैसेज को आदान प्रदान करती है केमिकल के थ्रू, हम लोग ऑलरेडी पहले ही देख चुके हैं, डायग्राम के साथ देख चुके हैं। ठीक है। केमिकल्स कॉल्ड द न्यूरोट्रांसमीटर, और वो जो फ्लूइड होती है वो कौन सा होती है सर, न्यूरोट्रांसमीटर होती है। कौन सा होती है? न्यूरोट्रांसमीटर आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशंस ऑफ द इम्पल्स दिस सिनेप्स। द एक्सॉन टर्मिनल्स कंटेन्स व्हीसल्स। जो ये एक्सॉन टर्मिनल्स है, एक्सॉन टर्मिनल ये ना, एक्सॉन टर्मिनल ये वाला सॉरी एक्सॉन टर्मिनल है जो कि कंटेंस द व्हीसल्स। ये एक्सॉन टर्मिनल्स ये देखिए व्हीसल्स को रखती है, कंटेन करती है, उसको में ये फील्ड, इसको में ये सब फील्ड क्या है सर, न्यूरो ट्रांसमीटर फील्ड है। क्या फील्ड है? न्यूरो ट्रांसमीटर फील्ड। क्या सर? न्यूरो ट्रांसमीटर फील्ड है, बोलिएगा। वेन एन इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल अराइव द एक्सॉन टर्मिनल्स, वो एक्सॉन टर्मिनल्स एंड स्टिमुलेट्स द सिनेप्टिक क्लेफ्ट व्हीसल्स टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन एंड द फ्यूज टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा ठीक है, अब जाओ है तो इसी में ये सिनेप्टिक व्हीसल्स होती है, न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल रखे हुए रहती है, इसी के थ्रू वो मैसेज केमिकली जो कंडक्ट करती है वो इसी तरीके से करती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, मात्र एक पेज और है, मतलब कि दोनों बोथ साइड लगा के 2 पेज हो जाएगा। ठीक है। मेम्ब्रेन एंड रिलीज देर द न्यूरोट्रांसमीटर, वो जो व्हीसल्स है सिनेप्टिक क्लेफ्ट के पास, जो सिनेप्टिक नोब के पास जो व्हीसल्स है, उसको जो न्यूरोट्रांसमीटर होती है वही सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जाके वो करती है। द रिलीज ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू देयर द सरफेस, और वो जो नेक्स्ट डेंड्राइट्स है उसको सरफेस पर क्या करती है, वो मैसेज उसी में आके कैरी हो जाती है। जैसे इधर से मैसेज गया वो मैसेज गया, अब वो सिनेप्टिक व्हीसल से जो है सिनेप्टिक वो डेंड्राइट्स के पास जाके क्या कर देती है, चिपक जाती है, वो जाके वहाँ पे कैरी कर देती है। प्रेजेंट आयंस और द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, दिस बाइंडिंग ओपन्स द चैनल्स अलाउइंग टू द एंट्री ऑफ द आयंस व्हिच कैन जनरेटेड द पोटेंशियल पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स। द न्यू पोटेंशियल में बी आइदर एक्सेप्टेटरी और इनहिबिटरी। उसी के अनुसार से एक्सेप्टेटरी करने का मतलब कि वो कुछ अच्छे ज़्यादा तेज से आ गया तो वो इनहिबिट भी कर सकता है और मैसेज को कैरी भी कर सकता है। कभी कभी आया वो हम लोग को चुटी कटा पता भी नहीं चलता है, उसको कैरी ऑन ही नहीं किया जाता, ऐसे भी तरीक़ा से याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं CNS को। अब बात करते हैं किसको? CNS को। CNS मेनली रूप से हम लोग को पहले ही बता दिया गया कि ब्रेन और स्पाइनल को, तो पीछे हम लोग जितने भी देख रहे थे एक तरीक़े से डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से किससे
कनेक्टेड था, स्पाइनल कोड से ही कनेक्टेड था। अब हम लोग को यहाँ पे मेनली से ब्रेन के बारे में देखना, ठीक है। तो ब्रेन इज द, अब टाइम नहीं है, मैं अभी चाहूँ तो यहाँ पे 5 मिनट ऐसे पूरा बक सकता हूँ, फिर आगे इसको रीडिंग, लेकिन टाइम ही नहीं है, मतलब टाइम नहीं, उन लोग की एनसीईआरटी को रीडिंग करना हमको, ये मेन उद्देश्य रखना है। ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन, ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी एंड एक्ट एज द कमांडेड एंड कंट्रोल। हमारे जो ब्रेन्स हैं वो कमांड और कंट्रोल दोनों करती है, हमारे पूरे सिस्टम को कमांड और कंट्रोल दोनों करती है। इट कंट्रोल द वॉलेंट्री मूवमेंट्स, वो कंट्रोल वॉलेंट्री मूवमेंट्स को भी करती है। वॉलेंट्री मूवमेंट जो हमारी इच्छा के अनुसार से हो रही है उसको भी बैलेंस करती है, और जो हमारे जो इच्छा के अनुसार से नहीं भी हो रही है इनवॉलेंट्री ऑर्गन उसको भी वो करती है, जैसे लंग्स, हार्ट, किडनी, ये सब है जो कि वो हो जाए। थर्मो रेगुलेशंस, हैंग्री, थ्रस्टी, कार्ड कार्डियन, सर्काडियन, यानी 24 आवर रिदमी सेंटर वाला जो बोल रहा है, 24 आवर रिदमी सेंटर पिनियल ग्लैंड वाले की बात किया जा रही है। आवर बॉडी एक्टिविटी सेवरल इंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द ह्यूमन बिहेवियर। तो ब्रेन सब चीज़ वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शंस, रिदमी सेंटर एक्शंस, सब को सब वो कंट्रोल करती है, ठीक है। हैंग्री, जैसे कभी भूख लगा, कब हम लोग का प्यास लगता है, वो सब ब्रेन ही तो करती है, उसी के अनुसार से तो हम लोग एक्शन लेते हैं, है ना, इस तरीक़े से। इट आल्सो द साइट ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ द विजन्स, और देखने का भी काम, सुनने का भी काम, बोलने का भी काम, याद रखने का काम, इंटेलिजेंसी पावर, इमोशन पावर, सब का सब कौन हमारा काम करती है, CNS वाला ही पार्ट करती है, ठीक है। द ह्यूमन्स ब्रेन्स इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल, ह्यूमन का जो ब्रेन है उसको सबसे अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करके रखी हुई है, वो कौन करके रखी हुई है सर, स्कल करके रखी हुई है। इंसर्ट द स्कल्स द ब्रेन इज कवर्ड बाय द क्रेनियल मेनिंजेस, इंसर्ट जो स्कल का है उसको हम लोग क्या कहते हैं, 3 लेयर, ऐसे मान लीजिए कि ये स्कल है, उसको बाद ये वाला, ये स्कल मान लीजिए, ठीक है। ये क्या है सर, क्रेनियल मेनिंजेस है ये, ठीक है। ये क्रेनियल मेनिंजेस समझिए, फिर ये ड्यूरामीटर समझ जाइए, ड्यूरामीटर समझ जाइए, और फिर ये सॉरी क्रेनिजेस, ये जो होता है ना क्रेनियल मेनिंजेस, इसी के सटल लेयर को कहते हैं, ठीक है ना। और ये इसको ऐसे समझिए 3 लेयर, ड्यूरामीटर, आर्किनॉइड, पाइमीटर, ये होता है क्या सर, ड्यूरामीटर होते हैं, ये क्या होते हैं, ड्यूरामीटर होते हैं, ये क्या होते हैं, आर्किनॉइड होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, पाइमीटर होते हैं, ठीक है, पाइमीटर। और ये स्कल के साथ एक लेयर होगा, स्कल के मसल्स का भी लेयर होगा, ये स्कल है जो कि हार्ड है, बोन है, ठीक है ना, और उसको अंदर एक लेयर होता होगा, उसको क्रेनियल मेनिंजेस कह दिया जा रहा है, ठीक है। क्रेनियल मेनिंजेस ऐसे करके मान सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो मीटर आता है वो ड्यूरामीटर आता है, आर्किनॉइड आता है, और पाइमीटर आता है, ठीक है। वही देख लीजिए, क्या द ब्रेन इज कवर्ड बाय द क्रेनियल मेनिंजेस, हाँ स्कल है, स्कल के बाद एक जो लेयर होगा मसल्स है उसको क्रेनियल मेनिंजेस कहते हैं, और कंसिस्टिंग द आउटर लेयर का ड्यूरामीटर, बाहर वाला लेयर, सबसे बाहर वाला मीटर कौन सा है, लेयर का ड्यूरामीटर। उसके बाद वाला कौन है, मिडिल में, ये पतला होता है, ये आर्किनॉइड वाला होता है, वो कैसा होता है, थीन होती है, और बीच में प्रेजेंट होती है, आर्किनॉइड होती है, ठीक है। एंड द इनर, सबसे अंदर जो भी चीज़ कॉन्टैक्ट बाय द ब्रेन, जो कि इसको अंदर, ये है ब्रेन, ये है ब्रेन, वो कौन सा कनेक्ट रहती है, पायामीटर, पायामीटर से ब्रेन कनेक्ट होती है बाबू। द ब्रेन्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, मेनली से ब्रेन को कितने भाग में डिवाइड किया गया, 3, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ये होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, और ये हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है। ऐसे सबसे बाहर वाला स्कल हो गया, फिर मेलेंजिस हो गया, फिर ड्यूरामीटर हो गया, फिर आर्किनॉइड हो गया, फिर पाइमीटर हो गया, ठीक है। अब पाइमीटर होता है जो कि ब्रेन से कनेक्ट होती है, और इसी को अंदर आप देख सकते हो कि ये देखिए फोर ब्रेन ये हो गया, तो फोर ब्रेन सेरिब्रम और थैलमस और हाइपोथैलेमस आ गया, ठीक है। ये मिड ब्रेन हो गया, इस तरीके से ऐसे मान के चलिए, और ये हिंड ब्रेन हो गया, ठीक है। हिंड ब्रेन इधर देखिएगा, सॉरी कर देवे किया, ये देखिए ये मिड ब्रेन हो गया, ठीक है। और ये पीछे वाला ये जो पार्ट्स हो गया जो हिंड ब्रेन हो गया, और यहाँ से ये स्पाइनल कोड स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए, तो मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन और स्पाइनल कोड, तो ये हिंड ब्रेन में कौन कौन आ गया, पॉन्स आ गया, सेरिब्रम आ गया, मेडुला आ गया। मिड ब्रेन में कौन आ गया, मिड ब्रेन में आ गया, ये सम आ जाएगा, सेरिब्रल हेमिस्फीयर और कॉर्पस कोलोसम आ जाएगा, ठीक है। और सेरिब्रल एक्वाडक्ट आ जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा। और ये बाकी आगे आगे हम लोग पीछे पढ़ते हैं, ठीक है। सब ब्रेन्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया होगा, और क्या मेन इसको में हम लोग का फोर ब्रेन ही पढ़ना है, फोर ब्रेन में हम लोग को बहुत ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। फोर ब्रेन, द फोर ब्रेन कंसिस्टिंग, फोर ब्रेन में कौन सा, चलिए तो हम लोग अब इसको बात करते हैं। द फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ
सेरिब्रम, थाइलमस और हाइपोथैलेमस। फोर ब्रेन में सेरिब्रम आता है, यहाँ पे मीनिंग याद रखिएगा, एक सेरिबेलम होता है, एक सेरिब्रम होता है, ठीक है। थैलमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमंस। ये सेरिबेरम, जो सेरिबेरम होता है, एक सेरिबेरम होता है, एक सेरिबेलम होता है। तो सेरिबेलम जो है ना, वो मेडुला ऑब्लिंगाटा का पार्ट है, हाइंड ब्रेन का पार्ट है। और ये किसका पार्ट है सर? फोर ब्रेन का पार्ट है। इसको मैं बी आर यू, और इसको मैं बी आर से मेरा नाम ऐसे याद रखिएगा, और उसे याद रखिएगा, ठीक है। तो आर से आगे वाला, तो हम आगे से फोर ब्रेन का पार्ट है थैलमस, और ये हाइपोथैलेमस हो गया। ये थैलमस है सर। थैलमस के नीचे वाला ऑर्गन है वो हाइपोथैलेमस है, और उसको ऊपर जो रहता है वो एपिथैलेमस कहलाती है, ऐसे याद रखिएगा। थैलमस ये है, ये थैलमस ये है, उसको नीचे रहता है वो हाइपोथैलेमस हो गया, और ऊपर रहता है वो एपिथैलेमस रहता है, ऐसे याद रखिएगा। तो ये दोनों पार्ट्स हो गया, थैलमस हाइपोथैलेमस, और उसको ऊपर वाला एपिथैलेमस, और सेरिबेरम के पार्ट्स हो गया। सेरिबेरम कंसिस्ट ऑफ मेजर, बहुत बड़ा पार्ट्स निभाती है, बहुत ज़्यादा है। ए डीप क्लेफ्ट डिवाइड्स द सेरिबेरम लॉन्गिट्यूडिनल इनटू टू हाफ्स। इसको हम लोग कितने भाग में बांट देते हैं? दो भाग में बांट देते हैं। व्हिच आर टर्न्स एट द लेफ्ट राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, एक राइट और एक लेफ्ट। इसी को हम लोग, ये जो ये काटे हैं, इसको ऐसे करके काटेंगे तो एक लेफ्ट और एक राइट बटेगी ना, उसी प्रकार से। जैसे कह रहा है कि एक ऐसे करके ब्रेन मान लेते हैं, तो इसी को हम लोग एक ऐसे काट रहे हैं, ठीक है ना। एक लेफ्ट एक राइट, इस तरीक़ा से, ठीक है। टू हाफ्स में व्हिच आर टर्मिनल टू लेफ्ट, द हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड विद द ट्रैक्ट दैट इज कॉल्ड कॉर्पस कॉलोसम। ये जो ट्रैक्ट है ना, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? कॉर्पस कॉलोसम कह रहे हैं, कॉर्पस। द लेयर ऑफ सेल्स व्हिच कवर्स द सेरिब्रल हेमिस्फीयर दैट इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स कह रहे हैं। लेयर, एक लेयर है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर का एक लेयर है, एक लेयर है, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स कह रहे हैं। एंड इज थ्रोन इन द प्रोमिनेंट फोल्डेड, वो क्या होता है? ऐसे फोल्डेड 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 लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, बहुत प्रोमिनेंट फोल्डेड। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रेफर्स टू द ग्रे मैटर, ग्रे मैटर, ग्रे मैटर होती है, और एक वाइट मैटर होती है, एक ग्रे मैटर होती है, एक वाइट मैटर होती है, ठीक है। तो ये क्या कर रही है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स होती है, जो कि 80% यही लेके चलती है, ठीक है ना। 80% जैसे ऐसे मान लेते हैं, ऐसे, ठीक है ना। तो एक सेरिब्रल कॉर्टेक्स होती है, एक सेरिब्रल ये वाला होता है, ठीक है। तो ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, जो कि मैटर ड्यू टू द ग्रे, इस तरीके का है ना, ग्रे कलर का होता है। ये कैसा कलर का होता है सर? ग्रे कलर का होता है, ग्रेइश होती है। कहाँ पे आ गए हम लोग? ग्रेइश हो गया पेरेस। द न्यूरॉन सेल बॉडीज आर कंसनट्रेटेड हैविंग द गिविंग कलर्स, और एक सेरोटोन वाला है, जो कि वही अपना कलर होता है। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन्स द मोटर एरिया और सेंसरी एरिया। मोटर एरिया क्या होता है? सेंसरी एरिया क्या होता है? जैसे ये है, तो यहाँ पे ये कट हुआ, तो ये सेंस किया, दैट इज कॉल्ड सेंसरी नर्व्स हो गया। तो ये सेंसरी नर्व सेंस करके वो लेके गया ब्रेन के पास, और ब्रेन उसको पास एक्शन भेजा, दैट इज कॉल्ड मोटर नर्व्स। तो दोनों का हम लोग फंक्शन भी कर लिए, सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स को। एंड लार्ज रीजन्स दैट द नाइदर क्लियरली सेंसरी और नॉर मोटर फंक्शंस, दिस इज कॉल्ड द एसोसिएशन एरिया। ये एसोसिएशन एरिया वाला काम करने वाला काम करता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉम्प्लेक्स ऑफ द फंक्शन ऑफ द इंटरसेंसरी एसोसिएशंस, मेमोरी कम्युनिकेशंस, ये सब का सब एसोसिएशन एरिया का। मेमोरी याद रखने का काम, कम्युनिकेशन बातचीत करने का काम, एक कॉम्प्लेक्स काम है जो कि एसोसिएशन एरिया काम करने का काम करती है। फाइब्रस ऑफ द ट्रैक्ट आर कवर्ड बाय द माइलिन शीथ, फाइब्रस है वो कवर्ड है माइलिन शीथ से, कवर्ड विद द माइलिन शीथ विच इज कॉन्स्टिट्यूट द इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और वो इनर पार्ट्स है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का, वो मेडुला कहलाएगी, और वो वाइट कलर का होती है शायद, मेरे हिसाब से। दिस इज गिवन द ऑपिक और द वाइट अपरेंस का है ना, वो होती है वाइट अपरेंस का। ये है सेरिब्रल किसका? हेमिस्फीयर, जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर आ रही है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर का ये इनर साइड वाला मान लीजिए, ये कैसा है सर? इनर साइड वाला है, इनर साइड वाला है। और ये इसका, ये जो होते हैं कैसे होते हैं? वाइट होते हैं, ये होते हैं जो कि वाइट होते हैं, और ये आउटर साइड वाला होते हैं, और ये कैसे होते हैं? ग्रे होते हैं, ठीक है, ये ग्रे होते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं, चलिए उसको। थिन गिवन द ओपिक मैटर, मतलब वाइट मैटर, ठीक है। द सेरिब्रम रैप्स करते हैं हम लोग, सेरिब्रम उसको अंदर रैप्स कर देते हैं, वो राउंड द स्ट्रक्चर जैसे को थैलमस, और उसी को थैलमस, और उसी को आसपास तो सब हाइपोथैलेमस की तो कहानी हो रही है, उसी को हम लोग भीज इज मेजर
कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर दैट इज कॉल्ड सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग। वो मोटर सिग्नलिंग करने का मतलब समझ रहे हो ना, सेंसरी और मोटर का कि जो हम लोग यहाँ पे सेंस हुआ, फिर वो गया ब्रेन के पास लेके, फिर ब्रेन जो मैसेज है वो भेजा इसको पास, वो मोटर नर्व्स के थ्रू है, वो इसी सेम एफरेंट और इफरेंट वाला काम को कर सकते हो, ठीक है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन ऑफ द हाइपोथैलेमस, एक दूसरा एकदम इम्पॉर्टेंट काम है, पार्ट्स है हाइपोथैलेमस, जो कि क्या करती है सर, वो थैलमस को नीचे प्रेजेंट होती है, थैलमस को नीचे प्रेजेंट, हाइपोथैलेमस कंटेन्स द नंबर ऑफ द सेंटर्स कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर। ये नीट में बहुत बार क्वेश्चन आया है कि बॉडी टेम्परेचर को कौन कंट्रोल करती है सर, तो हाइपोथैलेमस कंटेंट करती है। बॉडी को कौन कंट्रोल करती है सर, बॉडी टेम्परेचर कौन करती है, तो ये भूख को, गुस्सा को, भूख को, प्यास को सब कंट्रोल कौन करती है, हाइपोथैलेमस। कब तुमको भूख लग रहा है, कब प्यास लग रहा है, कब गुस्सा आ रहा है, कब लाइट कटने पर गुस्सा आ रहा है, सब को सब हाइपोथैलेमस ही उसको कंट्रोल करने का काम करती है। इट आल्सो कंटेन द सेवरल ग्रुप ऑफ द न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स, वो बहुत सारे सेवरल ग्रुप्स होते हैं, उसको न्यूरो सिक्रेटरी कहते हैं। वो न्यूरो सिक्रेटरी करने, वो हार्मोन्स को सिक्रेट करके वो मैसेज को इम्बल्स करते हैं, वो बताने के लिए बीच सिक्रेटेड द हार्मोन्स कॉल्ड हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, उस प्रकार का हार्मोन्स को क्या कहते हैं हम लोग, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स कहते हैं। दी इनर पार्ट of the cerebral hemispheres group associated with the deep amygdala। एमाइगडाला कहाँ पता है, जहाँ पे लड़की लोग हेयर बैंड लगाती है उसी को एमाइगडाला कहते हैं। और हम लोग ऐसे याद रखने का कि कोई लड़ाई उड़ाई में माथा फाड़ देता है तो माथा मार के माथा फाड़ डाला, वहीं पे याद रखना है एमाइगडाला। और वो हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस क्या होता है, जैसे हम लोग अपना पापा के नाम, मम्मी के नाम, अपना घर का रास्ता, अपना स्कूल का रास्ता कभी नहीं भूलते हैं। क्यों नहीं भूलते हैं, क्योंकि बहुत बार हम लोग जब कोई भी टीचर कहता है कि कोई भी चीज़ को 5 बार 6 बार पढ़िए, तो वो जब 5 बार 6 बार रिपीट करते हैं वो, तो हम लोग का हिप्पोकैम्पस में चला जाता है और वो एमाइगडाला के बगल में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कभी लड़ाई उड़ाई में मारना भी नहीं चाहिए आदमी, किसी को भी नहीं मारना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो हिप्पोकैम्पस पे चोट लग जाता है। तो कभी नहीं सुनते हैं कि लड़ाई में चोट लगी जिस कारण वो इसको याददाश्त खो गया, याददाश्त खत्म हो गया। तो एसोसिएशन एरिया ये सबसे ही पार्ट को कनेक्टेड रहती है, यही सब पे चोट उठ आ जाने के कारण वो पूरा हिप्पोकैम्पस में सेट रहती है, वो सब खत्म हो जाता है, ठीक है। एक्सेट्रा फॉर्म्स द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, लिम्फिक सिस्टम, लिम्फिक लोब, लिम्फिक सिस्टम। लिम्फिक सिस्टम क्या होता है, जैसे रिप्रोडक्शन के लिए, इमोशन के लिए, सब का सब लिम्फिक सिस्टम ही रहती है, ठीक है। अलॉन्ग विथ द हाइपोथैलेमस इट द इन्वॉल्व्स द रेगुलेशन ऑफ द सेक्सुअल बिहेवियर। देखिए कह रहे हैं ना कि लिम्फिक सिस्टम किसके लिए, सेक्सुअल बिहेवियर के लिए, एक्सप्रेशन के लिए, इमोशन के लिए, कहाँ पे रोना है, कहाँ पे कोई बड़ी डेड है वहाँ पे हंसीएगा थोड़ी है, वहाँ पे हम लोग को अपने आँख से आंसू आता है, तो क्यों, लिम्फिक सिस्टम। कोई क्या हो गया, एक्सप्रेशन, कहीं पे फर्स्ट सेकंड थर्ड आया है, कोई आदमी आया, हम लोग वहाँ पे गए हुए हैं, अपने आप ताली लगना स्टार्ट होता है, ये हम लोग इस तरीका का बिहेवियर में, इस तरीका का बिहेवियर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। एक्साइटमेंट, प्लीजर और लार्ज और फियर्स, मोटिवेशंस। और ये हाइपोथैलेमस कितना बड़ा एरिया, समझ रहे हो कितना। देखिए प्लीजर मैंने खुशी मनाने के लिए, रेज गुस्सा दिखाने के लिए, फियर डर के लिए, और मोटिवेशन, ये सब का सब काम कौन करती है सर, ये सब का सब लिम्फिक सिस्टम काम करती है। तो लिम्फिक सिस्टम को भी हम लोग को बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। अभी हम आपको दो बात आगे पीछे करके कर देंगे तो आप मोटिवेट हो जाइएगा, पढ़ने लगिएगा। वो डैट इज़ कॉल्ड द मेन एक्शन जनरेटेड फ्रॉम द लिम्फिक सिस्टम, ठीक है। तो ये इस तरीका है। अब बात करते हैं मिड ब्रेन की, अब बात करते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द थैलमस एंड हाइपोथैलेमस, थैलमस और हाइपोथैलेमस के बीच वाला ऑफ द फोर ब्रेन और पॉन्स और हिंड ब्रेन, पीछे पॉन्स और हिंड ब्रेन होते हैं। अ कैनाल कॉल्ड द सेलुलर एड्वाडक्ट पोसेस द मिड ब्रेन्स। अब हम मेरे पास अब 4D है, 3D डायग्राम है नहीं कि दिखाऊंगा, यहाँ पे 4 क्वाड्रिजेमिना होता है कि आसानी से दिखा दिया जाता है, दो को करके दिखाया हुआ रहता है, ठीक है। मिड ब्रेन, द डॉर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ द मोनली ऑफ द 4 राउंडेड, तो कह रहे हैं ना ऐसे ऐसे मान के चलिए ना हम लोग कि ये ऐसे ऐसे रहता है, ठीक है ना, 4। इसलिए हम लोग क्या उसको कहते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। तो ये 2 होते हैं जो कि देखने के लिए होते हैं, 2 होते हैं जो कि सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। यहाँ पे दिया नहीं, आगे बढ़ते हैं, हिंड ब्रेन की बात करते हैं। हिंड ब्रेन कंप्रीजेस पॉन्स सेरिबेलम, देखिए यहाँ पे आ गया ना बाबू, बेलम ये आ गया ना, यहाँ पे आ रहा है था ना, यहाँ पे आ रहा है था ना, तो इस तरीके से ये मेडुला है। सो आल्सो कॉल्ड द मेडुला ऑब्लांगाटा। ये तीनों मिलकर किसको फॉर्मेशन करती है, मेडुला ऑब्लांगाटा के। पॉन्स कंसिस्टेड ऑफ द फाइबर ट्रैक्ट, पॉन्स जो कि कंसिस्ट करती है फाइबर ट्रैक्ट के और इंटरकनेक्टेड डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन्स। सेरिबेलम हैज अ वेरी convoluted surface in order to provide the additional spaces for the many neurons. The medulla
द मेडुला और द ब्रेन कनेक्टेड द स्पाइनल कॉर्ड्स। द मेडुला कंटेन्स सेंटर्स विच कंट्रोल द रिस्पायरेशंस। वो मेडुला होता है जो कि किसी का कंट्रोल करती है सर, रिस्पायरेशन के करती है, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स को करती है, गैस्ट्रिक सीक्रेशन को करती है। ये 3 चीज़ को करती है। मेडुला ऑब्लांगाटा हिंडरमिन का तीनों का फंक्शन बोल दीजिए बाबू। कंट्रोल रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशंस, कार्डियोवैस्कुलर और तीसरा गैस्ट्रिक सीक्रेशन, गैस्ट्रिक सीक्रेशन। ठीक है, कोई दिक्कत है? गैस्ट्रिक सीक्रेशन 3 मेजर रीजन में क्या होता है? ये ब्रेन स्टेम्स, ये ब्रेन स्टेम से क्वेश्चन खूब आता है। ब्रेन स्टेम किसको किसको मिलकर बनता है? इससे क्वेश्चन खूब आता है। हाँ, खूब आता है। ब्रेन स्टेम का फॉर्मेशन किससे किससे होती है? तो बोलिए मिड ब्रेन, मिड ब्रेन यानी कि मिड ब्रेन, और ये पॉन्स, पॉन्स और क्या है? मेडुला ऑब्लांगाटा, मेडुला ऑब्लांगाटा लिख दो पूरे, मेडुला ऑब्लांगाटा। ठीक है, ये तीनों मिलकर किसको का फॉर्म करती है? ब्रेन स्टेम को फॉर्म करती है, ब्रेन स्टेम को फॉर्म करती है। मिड ब्रेन पॉन्स प्लस मेडुला ऑब्लांगाटा। बहुत अच्छा। देखिए यहाँ है एकदम ये सब क्वेश्चन आता है, सही बात आता है। अब ये देखिए, अब लास्ट में कोई भी इतना दूर तक आते आते क्या होता है बच्चा लोग, छोड़ो ना, इतना दूर से थोड़ी क्वेश्चन देगा, इस तरीका का माइंड में रखता है। अब क्वेश्चन नहीं देखिए, एकदम लास्ट लाइन से देता है। ब्रेन स्टेम्स फॉर्म तक कनेक्टेड द बिटवीन द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और ब्रेन स्टेम है जो कि मेनली से ये भी कह सकते हो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का भी फॉर्मेशन से बनती है। चलिए यहाँ पे हमारा ये चैप्टर होता है ख़त्म। देखिए, पढ़िए, जहाँ पे थोड़ा बहुत दिक्कत आया होगा तो उसको मैसेज कर सकते हो, तो मतलब कमेंट कर सकते हो, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर करते हैं, नेक्स्ट पार्ट।